हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम सीटेट 2022 एग्जाम के लिए हिंदी पेडागोजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, जो कि नए पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। जो भी नए दर्शक हैं, आपसे बता दूँ, यह क्लास आप टारगेट टीचर चैनल पर देख रहे हैं। मेरा नाम है राहुल मिश्रा। सीटेट, यूपी टेट के साथ सुपर टेट और DEET+B PRT एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हैं, और इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं आपको पढ़ाने बताने की कोशिश करता हूँ। सीटेट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका टारगेट है सीटेट एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे अंकों से क्वालिफाई करके आगे सुपर टेट, KVS, DEET+B में सरकारी टीचर बनना। तो मेरा भी बस एक ही उद्देश्य है आप सभी को पढ़ाने का, कि जो भी सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊँ उसमें 30 में से 30 नंबर आपके आने चाहिए। तो चलिए पहला क्लास जो है, ये पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों को, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण है उसका क्या उद्देश्य है कि बच्चों को व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं जो किसी ऑप्शन में होंगे तो वह ऑप्शन सीटेट में सही नहीं होगा। जैसे कि कंठस्थ करना, याद करना, रटना, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड हैं, तो यह ऑप्शन कट जाएगा। नेक्स्ट है, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। ठीक है, जो बच्चों के अक्षर होते हैं, जैसे कोई क को ऐसे लिखता होगा, ठीक है, कोई क को ऐसे लिखता होगा, तो ये जो अक्षरों का बनावट है इसके प्रति सचेत करना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो ये भी उद्देश्य नहीं है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों का जो लिखावट होता है वो क्या होता है, अशुद्ध होता है, और वह समय के साथ धीरे धीरे सुधरता जाता है। ठीक है, तो उसके प्रति सचेत करना उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना। तो अवसर प्रदान करना एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है, मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना। तो यहाँ सबसे परफेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है, सहज अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना। ठीक है, अभिव्यक्ति क्या होता है, बच्चे आसानी से अपने अनुभव कक्षा में, क्लास में शेयर कर सकें, बातचीत कर सकें, ठीक है, उसमें कोई उनको दुविधा ना हो, इसी को कहते हैं सहज अभिव्यक्ति के अवसर उपलब्ध कराना। और ये आपको याद रखना है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का वही मुख्य उद्देश्य होता है। तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। जो भाषाई कौशल होते हैं, आप सभी को पता है भाषा के कुल 4 कौशल होते हैं। सु, बो, पली के नाम से इसको याद रखते हैं। सुनना, सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो वह सुनना शुरू करता है। जो भाषा के 4 कौशल हैं उसमें से पहला कौशल सुनना है, तो सबसे पहले बच्चा सुनना शुरू करता है। ठीक है, फिर बो यानी कि बोलना, सुनने के बाद बच्चा वो शब्द दोहराता है, बोलता है, बोलना सीखता है। फिर पढ़ना सीखता है, सबसे आखिरी में लिखना सीखता है। ठीक है, सुबो पली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो यही भाषा के 4 कौशल हैं। तो भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है, सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित होते हैं। तो यह ठीक आंसर लग रहा है, इसको होल्ड करते हैं। नेक्स्ट है, सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। तो सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित नहीं हो सकते। बच्चा सुनना तो स्वयं सीख सकता है, लेकिन बोलना भी स्वयं सीख सकता है, लेकिन पढ़ना और लिखना सीखने के लिए उसको किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, किसी सहायता की ज़रूरत होती है। ठीक है, वयस्क सहायता की ज़रूरत होती है। तो स्वयं ही विकसित नहीं हो सकते, तो दूसरा ऑप्शन कट जाएगा। तीसरा है, भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से विकसित होते हैं। तो सिर्फ किताब पढ़ने से, पाठ्य पुस्तक जो होते हैं उनसे भाषाई कौशल विकसित हो जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। ये पाठ्य पुस्तकें प्राथमिक स्तर पर नेगेटिव टैग वर्ड हैं। पाठ्य पुस्तकों पर बल नहीं देना है, उस पर फोर्स करके पाठ्य पुस्तक, किताबें नहीं पढ़वानी है। ठीक है, दूसरा भी कट गया। चौथा ऑप्शन है, कोई भाषाई कौशल अंतर संबंधी नहीं होते हैं। तो चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है, ये आपस में इनका कोई संबंध नहीं है। तो इनका बहुत गहरा संबंध है आपस में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित होते हैं। क्योंकि अगर अंतर संबंधित नहीं होते तो अगर इसमें से एक कौशल को हटा दिया जाए, सिर्फ सुनने वाले कौशल को, ठीक है, सुनने वाले कौशल को हटा दिया जाए, तो अगर अंतर संबंधी नहीं होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चे के बाकी कौशल को सीखने में। लेकिन अगर बच्चा सुन नहीं पाएगा तो बोलना नहीं सीखेगा। ठीक है, तो सभी आपस में अंतर संबंधी होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पढ़ना नहीं सीखेगा तो लिखने में उसको दिक्कत होगा। ठीक है, तो सभी संबंधी होते हैं। नेक्स्ट है, और यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पढ़कर सिर्फ मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि सीटेट कॉन्सेप्ट बेस होता है। आगे आने वाले एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन आएगा हिंदी पेडागोजी में आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में
बाल साहित्य का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के संबंध में जो बाल साहित्य होता है, बच्चों के पढ़ने वाली जो किताबें होती हैं, रोचक किताबें, उसका क्या उद्देश्य होता है? पहला ऑप्शन है बच्चों को जीवन कौशल सिखाना। नेक्स्ट है बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना। तो नियमों की जानकारी देना, कंठस्थ करवाना, ये सब नेगेटिव वर्ड होते हैं, कट गया दूसरा। तीसरा है बच्चों को उत्साहित पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा है बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना। तो साहित्यिक विधाओं से प्राथमिक स्तर के बच्चों को परिचित नहीं कराना होता है, ठीक है। ये बड़ी क्लास के बच्चों के लिए ये चीज़ें होती हैं। और जीवन कौशल जो होता है, जीवन कौशल भी ये प्राथमिक स्तर पर बच्चों को नहीं सिखाना होता है। ये अपर प्राइमरी कक्षाओं से जीवन कौशल सिखाए जाते हैं बच्चों को, ठीक है। तो पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन कट जाएगा। ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, मैं खुद से अपने बना के नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ें एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि बाल साहित्य का क्या उद्देश्य है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बच्चों को उत्साहित पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, कि बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट लें, कोई चीज़ इंटरेस्ट से पढ़ें। बाल साहित्य का वही उद्देश्य होता है। जो मैगजीन आती हैं बच्चों के पढ़ने वाली, उसी की बात हो रही थी। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तविक में लेखन हो रहा है, ठीक है। जो लिखना कौशल है, तो चारों में से किस ऑप्शन में सबसे सार्थक लिखना हो रहा है? पहला है पाठ्य पुस्तक से पढ़कर याद करके लिखना। नेक्स्ट है श्यामपट्ट पर यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए को समझकर लिख रहे हैं। या तीसरा है दो दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं। या डी है चौथा ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक से देखकर बोल बोल कर लिख रहे हैं। तो अब चारों ऑप्शन सेम टू सेम हैं, बहुत अंतर है नहीं चारों ऑप्शन में कि वास्तव में लेखन किस ऑप्शन में हो रहा है। तो वास्तव में लेखन जो है तीसरे ऑप्शन में हो रहा है कि बच्चा जब किसी भी टॉपिक पे, जैसे बच्चे को हमने दे दिया कि तुम फलों के बारे में, आम के बारे में चर्चा करो, और चर्चा करने के बाद खुद से आम के बारे में लिखो, कुछ उसके बारे में 4, 5 या 10 लाइन लिखो, ठीक है। वही वास्तविक लेखन होगा जब बच्चा अपने अनुभव से समझ के साथ लिखेगा, ठीक है। लिखना सिर्फ लिखना नहीं कहलाता है, लिखने का वास्तविक परिभाषा है समझ के साथ लिखना। तो समझ के साथ तब लिखेगा बच्चा जब उस टॉपिक पे उसकी नॉलेज अच्छी होगी, यानी कि दो दो के समूह में बच्चा पहले चर्चा करेगा, फिर अपनी पुस्तिका में उसको लिखेगा उस चर्चा करने के बाद। तो यही वास्तविक लेखन है। सुनना क्या है? तो सुनना, वास्तविक सुनना किसे कहते हैं? मान लीजिए आपने चाइनीज़ सुना लेकिन आपको उसका अर्थ नहीं समझ में आया, तो वास्तविक सुनना होगा? नहीं होगा। जब तक आपको अर्थ नहीं पता चलेगा तब तक सुनना नहीं माना जाएगा। वैसे ही लिखना तब तक नहीं माना जाएगा जब तक आप अपने अनुभव से नहीं लिखेंगे, खुद समझ के। नेक्स्ट है कक्षा 1 के बच्चों का गृह कार्य जांचते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी होती है, आप क्या करेंगे? ठीक है, तो बच्चों की जो लिखावट होती है वो शुरुआत में टेढ़ी मेढ़ी ही होती है, तो उन्हें सीधी रेखा में लिखकर दिखाएंगे। नेक्स्ट है उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है उनकी लिखाई की निंदा करेंगे या उन्हें पुनः लिखकर लाने के लिए कहेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को इसका सही आंसर पता होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी 2005 में ये चीज़ माना गया है कि बच्चे करके स्वयं सीखते हैं। जीन पियाजे ने भी कहा है धीरे धीरे समय के साथ सुधरती जाती हैं चीज़ें और गलतियां सीखने का एक अंग होती हैं, ठीक है। तो गलतियों पर बहुत ध्यान नहीं देना है प्राथमिक कक्षाओं में, ये आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर जो और ऑप्शन है, जैसे चौथा ऑप्शन है कि उन्हें पुनः लिखकर लाने के लिए कहेंगे। कोई बच्चे की अगर लिखावट सही नहीं है तो उसको अगर हम फिर से लिखवा देंगे तो उस लिखावट तुरंत सही कैसे हो जाएगी? नहीं होगी, इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा है उनकी लिखाई की निंदा करेंगे, निंदा बिल्कुल नहीं करना है, कोई नेगेटिव काम नहीं करना है। पहला ऑप्शन है उन्हें सीधी रेखा में लिखकर दिखाएंगे। अगर आप उनको सीधी रेखा में लिखकर दिखा भी देते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लिखावट कैसे सुधरेगा? जब उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए हम समय देंगे, समय के साथ सुधर जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? सुनना और बोलना जो कौशल है भाषा का, उसके विकास का सर्वोत्तम विधि कौन सा हो सकता है? पहला ऑप्शन है कहानी कहना, उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। नेक्स्ट है कविता याद कर कर बुलवाना। अगला है कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना। अगला है
अंत्याक्षरी गतिविधि का आयोजन करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ सुनना और बोलना दोनों कौशल का एक साथ विकास कैसे हो सकता है, जब बच्चे से आप कहानी कहेंगे एज ए टीचर, और फिर कहानी कहने के बाद बच्चों से उस पर प्रतिक्रिया लेंगे। जैसे आपने कोई भी कहानी सुनाया प्यासे कौवे का, ठीक है, या चालाक लोमड़ी का, फिर आप बच्चों से पूछेंगे कि तुमको इस कहानी से क्या शिक्षा मिला, तो बच्चे अपनी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो जब बच्चों को आप कहानी सुनाएंगे तो सुनना कौशल का विकास होगा, इंटरेस्टिंग कहानी सुनाएंगे, और जब बच्चों से उनकी प्रतिक्रिया आप लेंगे तो उनके बोलने वाले कौशल का भी विकास होगा। तो सुनना बोलना कौशल के लिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी के जो ऑप्शन है, अगर आप याद करवा कर बुलवाएंगे उनको तो याद सिर्फ करेंगे तो सुनेंगे कैसे, सुनना कौशल का विकास होगा नहीं, इसलिए दूसरा कट हो गया। तीसरे में है कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा। अब देखिए कुछ बच्चों द्वारा, जब भी किसी ऑप्शन में सिर्फ कुछ बच्चों या थोड़े बहुत कौशल की बात हो तो वह ऑप्शन कभी सही नहीं होता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि वीडियो आप देख रहे हैं, क्लास अगर थोड़ा सा भी आपको यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, क्योंकि स्कूल सुबह मैं 7 बजे स्कूल निकलता हूँ, वापस 5 बजे तक आता हूँ। ठीक है, उसके बाद आने के बाद आपको 7 बजे मैं क्लास प्रोवाइड करता हूँ, 7 बजे शाम को। बहुत ही ज़्यादा थका होता हूँ, 70 किलोमीटर स्कूल दूर है मेरा, 70 किलोमीटर जाना, 70 किलोमीटर आना, फिर स्कूल में पढ़ाना। फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको क्लास एक एक अवेलेबल कराता रहूं। तो प्लीज़ छोटा सा ही रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी। बच्चों के भाषा विकास के लिए किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी। पहला है ऐसे अभिभावक जो तरह तरह के श्रव्य सीडी लाकर सुनाते हों। नेक्स्ट है ऐसे अध्यापक जो भाषा के नियमों की समग्र जानकारी दें। अगला है घर का ऐसा परिवेश हो जहाँ मानक भाषा बोली जाती हो। या अगला है घर तथा आस पड़ोस का ऐसा परिवेश हो जहाँ बोलने सुनने के बहुत से अवसर मिलें। तो भाषा का विकास बच्चों का सर्वोत्तम तरीके से तभी होगा जब उनको बोलने सुनने पढ़ने लिखने का हम अवसर उपलब्ध कराएंगे। तो इस हिसाब से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि ऐसा परिवेश हमें उपलब्ध कराना है बच्चों को जहाँ उनको अधिक से अधिक अवसर मिले चारों कौशलों को सीखने का। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। जो ईवीएस में आप देखते होंगे प्राथमिक कक्षाओं में स्टोरीज होती हैं, ठीक है, कहानियाँ होती हैं पर्यावरण में ईवीएस में, तो उनका उपयोग क्या है, उसके लिए सबसे कम सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, पहला है कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। तीसरा है कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। या डी है संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा प्रबंधन यानी कि क्लास मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान नहीं देना है, एनसीएफ ये बताता है। क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा प्रबंधन पर अगर आप ध्यान देंगे, यानी कि आप बच्चों को बोलेंगे "ए, चुप हो जाओ, बात मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो", तभी ना कक्षा प्रबंधन अच्छे से होगा। जबकि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को आज़ाद छोड़ा जाता है, आप एक शिक्षक के रूप में सिर्फ सहायक होते हैं। ठीक है, बाकी उनको टीका टिप्पणी टोकना नहीं और उनको बहुत नियम कानून से नहीं बैठाना है क्लास में कि एकदम शांति से बैठो। प्राथमिक कक्षा में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे, तभी सीखेंगे, ये एनसीएफ मानता है। ठीक है, एनसीईआरटी ये मानता है। तो कक्षा प्रबंधन में सहायता करेंगी, यही सबसे कम उपयुक्त होगा। कि कहानी सुनाने का ये उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चे शांति से बैठ के सुने, कक्षा प्रबंधित रहे। ठीक है, तो डी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे कम उपयुक्त यही है। ये सारे जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ आप याद रखिएगा इन चीज़ों को। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट एक एक हैं, जो आपको मैं आंसर बता रहा हूँ, साथ ही बता रहा हूँ कि एनसीएफ में ये बताया गया है, इसमें ये बताया गया है, वही आगे आने वाले सीटेट में उन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन 2022 वाले जो नए पैटर्न के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन नए पैटर्न के हिसाब से। क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में ईवीएस के किताबों में, ठीक है, क्या शामिल करना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो आप पढ़िए। पहला ऑप्शन है परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। सी है बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। या डी है बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए।
तो पर्यावरण अध्ययन के लिए इन चारों में से कौन कौन सा सही होगा? सिर्फ ए और डी, सिर्फ सी, सिर्फ बी और डी, या ए बी सी तीनों सही है? कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, यानी कि चौथा ऑप्शन ए बी सी, डी नहीं होगा। क्यों? परिभाषा, पहला ऑप्शन है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, बिल्कुल दूर रखा जाना चाहिए। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल हतोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, यानी कि रटकर सीखने पर बल नहीं देना चाहिए। ये दोनों सही हो गए। तीसरा है बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। तो ए बी सी तो सही हो जाएगा। डी है बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए, सिर्फ लिखित जानकारी नहीं देनी है, चारों कौशलों का विकास हो ऐसी जानकारी देनी है। तो यहाँ पर ए बी और सी सही हो जाएगा। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना क्या होता है? यानी कि आपको बच्चों को कहना है कि रटो मत, रट कर मत सीखो, समझ कर सीखो। तो बी ऑप्शन में यही कह रहा है कि रट कर सीखने पर बल नहीं देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का अच्छा वर्णन करता है? समावेशी शिक्षा के बारे में आपने पढ़ा होगा। समावेशी शिक्षा क्या होता है? समावेशी शिक्षा वो होता है जहाँ पर सामान्य बच्चों के साथ विशेष बच्चों को साथ में पढ़ाया जाता है। सामान्य बच्चे कौन होते हैं? जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, जिनकी IQ भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, सामान्य बच्चे हो गए। विशेष बच्चे क्या होते हैं? स्पेशल बच्चे, जो बच्चे या तो सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते, या उनका मानसिक रूप से थोड़ी बहुत मंदता है उनको, ठीक है, इस टाइप का कोई भी दिक्कत है, किसी भी प्रकार का विकलांगता या दिव्यांगता है, तो उनको विशेष बच्चा कहते हैं। दोनों को जब एक साथ पढ़ाया जाता है तो उसी को कहते हैं समावेशी कक्षा, ठीक है। तो देखिए यही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला है, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, बच्चों को योग्यताओं के हिसाब से अलग नहीं करना है, ठीक है, पहला कट गया। दूसरा है, यह एक विश्वास है कि सभी बच्चे कभी कुछ सीख नहीं सकते, ये गलत हो गया। जैसे हम लोग बहुत सोचते हैं ना, कहते हैं कि अरे तू जीवन भर नहीं, भोजपुरी में बोलते हैं, तू जीवन भर नहीं सीख पाई भैया, तुम जिंदगी भर सीख नहीं पाओगे, तुम ऐसे ही रह जाओगे। तो क्या ये चीज़ सही है कहना? बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यह विश्वास कि सभी बच्चे कभी कुछ नहीं सीख सकते, यह गलत है। तीसरा है, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, यही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जो समावेशी शिक्षा है वह यह बताता है कि सभी बच्चों को समान अवसर मिलने चाहिए, तीसरा सही हो जाएगा। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो वर्तमान समय में है। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। दूसरा है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, या बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, है डी बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसका अर्थ यही होता है कि बच्चों को अभिव्यक्ति यानी कि बोलने के और उनकी सक्रिय भागीदारी को अधिक से अधिक महत्व देना, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर बाल केंद्रित शिक्षा जो होता है उसमें बच्चों को ही महत्व दिया जाता है। और CTET में आंसर देते समय आपको बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का ध्यान रखना है कि चाइल्ड सेंटर्ड जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। CTET में सभी को ये लगता है कि हिंदी पेडागोजी बहुत ही इजी आता है, ठीक है, लेकिन हमें CTET के हिंदी पेडागोजी पर भी बाकी सब्जेक्ट जितना ही बराबर ध्यान देना चाहिए, तभी आप 30 में से 30 अंक ला पाएंगे। क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर हिंदी में हमारे गलत हो गए तो समझ लीजिए कि अच्छे अंक लाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हिंदी सबसे ईजी होता है देखा जाए तो। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भी 1500 2000 लोग वीडियो को देखते हैं उसमें से कितने लोगों को इसका सही आंसर पता है। 8वां क्वेश्चन, जटिल परिस्थितियों को संशोधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी भविष्य में शिक्षक बनने वाले हैं। शिक्षक की तरह आप सोच सकते हैं कि नहीं, इस क्वेश्चन से यही पता चलेगा। तो जटिल परिस्थितियों को संशोधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कैसे कर सकते हैं? प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य करने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके, या नेक्स्ट है कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप ही निर्वाह करना सीखें, या तीसरा है उस पर एक भाषण देकर, या चौथा है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो किस प्रकार जटिल परिस्थितियों से
बच्चों को निपटने में आप शिक्षक की तरह शिक्षक के रूप में सहायता कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। चलिए आज के क्लास में देखते हैं, अभी कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बच्चे तब, अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, तीसरा अपनी रुचि से, या चौथा पुरस्कार से। ठीक है, कि बच्चे सर्वाधिक सृजनशील कब होते हैं इन 4 ऑप्शन में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी रुचि से। जब बच्चा खुद इंटरेस्ट लगा, जैसे थॉर्नडाइक का आपने सिद्धांत पढ़ा होगा, तो बच्चा जब खुद इंटरेस्टेड होता है तभी वह बेहतर ढंग से सीख सकता है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के रूप में बच्चों में आपको क्या करना है, इंटरेस्ट पैदा करना है, रुचि पैदा करना है। ठीक है, चलिए, और यही क्वेश्चन अगर होता कि कोहलबर्ग के अनुसार कौन सा सही होता, तो कोहलबर्ग के अनुसार यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाता, शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा के दबाव में आकर, और तीसरा पुरस्कार के लिए। ठीक है, क्योंकि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में बताया गया है कि बच्चे कोई कार्य, नैतिक कार्य तभी करते हैं जब उनको ये लगता है कि हम दंडित होंगे, यानी कि किसी का डांट पड़ेगा, या किसी के सामने हमारी तारीफ होगी, इसकी वजह से कार्य करते हैं, या फिर हमें पुरस्कार मिलेगा, इसकी वजह से कार्य करते हैं। तो कोहलबर्ग के अनुसार पहला, दूसरा और चौथा तीनों सही हो जाता अगर कोहलबर्ग का इस क्वेश्चन में नाम होता तो। ठीक है, अगला है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा किसके रूप में देखा जाना चाहिए, परेशानी, समस्या, संसाधन या बाधा। तो मातृभाषा पर एनईपी 2005 में भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, एनईपी जो 2020 है, इसमें भी मातृभाषा पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है, मातृभाषा पर और बहुभाषा पर। ठीक है, तो जो बहुभाषा होती हैं ये कैसे देखना चाहिए शिक्षक के रूप में, तो संसाधन के रूप में देखना चाहिए।